नमस्कार। तो सुबह से ही मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश में करीब 56 साल से राजनीति में सक्रिय रहे मुलायम सिंह यादव आज चल बसे। उनका पार्थिव शरीर सैफई उनके पैतृक गांव में पहुंच चुका है और इस समय स्थानीय लोग वहां पे दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ देर पहले यहां पर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। कल दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होना है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल वहां पे उपस्थित रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा, आरजेडी के तेजस्वी यादव और आरएलडी के जयंत चौधरी भी पहुंच रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने सुबह उनके निधन की जानकारी दी और श्रद्धांजलियों का सिलसिला शुरू हो गया। गृह मंत्री भी अस्पताल पहुंचकर उन्होंने फूल चढ़ाए और कहा कि एक युग का अंत हुआ है। तो वे उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने। 1967 में पहली बार मुलायम सिंह यादव विधायक बने थे। सबसे कम उम्र के विधायक तब बने थे। 8 बार विधानसभा के सदस्य और 7 बार लोकसभा का चुनाव वो जीते थे। तो यूपी सरकार में 3 दिन का राजकीय शोक का भी ऐलान हो चुका है। बिहार में भी आज एक दिन का शोक रखा गया है। तो आइए सीधे पहले चलते हैं हम अपने सहयोगी सौरभ शुक्ला के पास, जो सैफई में इस समय मौजूद हैं। सौरभ, सैफई में तो इस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहाँ पे लोग श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। क्या खबर वहाँ से? बिल्कुल, देखिए निधि बताएं, अभी जैसे ही हमारा बात कर रहे हैं, इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हमारे सहयोगी राजेश दिखाएंगे आपको। यहां पर जो मुलायम सिंह का घर है, उनके घर पर और सैफई की सड़कों पर इस वक्त पैर रखने की भी जगह नहीं है और तमाम कार्यकर्ता उनके यहां पर पहुंच रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं के अलावा जो बीजेपी के नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी वो हैं और जो स्वतंत्र देव सिंह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री कैबिनेट मंत्री वो मौजूद हैं। और जब से खबर आई है सैफई में देश भर से लोग पहुंच रहे हैं। कोई रोड से, अभी बताया कि कोई लखनऊ से फ्लाइट लेके यहाँ पर पहुंचा है। तो ये इस समय कहें तो कदम रखने की जगह नहीं है सैफई में और हर तबके का व्यक्ति, बीजेपी का कार्यकर्ता, सपा का कार्यकर्ता, बसपा का कार्यकर्ता मुलायम सिंह यादव की आखिरी झलक दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है। जैसे कि निधि, आप सब लोग इतने सीनियर है, वरिष्ठ हैं, आपने कई बार उनका इंटरव्यू भी किया। आप जानती हैं कि मुलायम सिंह यादव को नेताजी यूं ही नहीं कहा जाता है। नेता होता है और वो किसी पार्टी के नेता कह दें तो वो बिल्कुल गलत होगा। नेताजी सबके नेता थे और जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज जिस तरीके से गुजरात में कहा, वो अपने मन मर्जी से बोलते थे और पार्टी लाइन का बहुत ज्यादा उनको ज्यादा परवाह नहीं करते थे। चाहे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बोल दिया 2019 में कि तुम, हमें लगता है कि आप दोबारा मुख्यमंत्री बने, मेरा आशीर्वाद है आपके साथ में। चाहे वो मायावती के साथ दोबारा गठबंधन कर लेना, अखिलेश यादव की बात मान लेना 2019 में। तो मुलायम सिंह यादव हमेशा देखते थे कि राजनीति में क्या जरूरी है करना, ना कि वो कभी अपना ईगो बीच में लाते थे। तो आपको ये तस्वीरें हम लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। पेड़ों पर लोग चढ़े हुए हैं, उनकी फोटो लेकर के भावुक हैं। जब वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे निधि की, जब यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो अखिलेश यादव के आंसू दिख रहे थे, धर्मेंद्र यादव रोते हुए, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव। और जब से मुलायम सिंह एडमिट हैं थे मेदांता में, तब से अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, पूरा जो उनका परिवार था वो मेदांता में मौजूद रहा और आखिरी वक्त भी अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, डिम्पल, धर्मेंद्र यादव सब उनके साथ मौजूद थे। और आप वहाँ पे नजर बनाए रखें, आपके पास हम लगातार आते रहेंगे सौरभ, आप नजर बनाए रखें वहाँ पर। हमारे साथ नीरजा चौधरी इस समय वरिष्ठ पत्रकार हैं, शरद प्रधान वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को बहुत करीब से देखा है। शरद जी, अगर मैं पहले आपके पास आऊं और आप जो सैफई से दृश्य देख रहे होंगे, कई भाव मन में आ रहे होंगे, क्या कहेंगे? सबसे इस तरह से भी देखता हूँ, ये ठीक, बहुत ही दुख का दिन है, सब अफसोस मना रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरह से देखिए तो जितनी तकलीफ में थे मुलायम सिंह यादव इस उम्र में जाके, जो एक इतना एक्टिव, इतना वाइब्रेंट नेता रहा हो, उसको बेड रिडन होना पड़े इतने लंबे अरसे से, तो ये एक तरीके से उनको अगर देखिए तो मुक्ति भी मिली है जी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके जैसा दूसरा नेता जो है होना मुश्किल है। इसी वजह से उनको तरह तरह की संज्ञाएं दी गई। उनको नेताजी कहा गया, नेताजी उनको इसलिए कहा गया क्योंकि उनमें वो स्पार्क थी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस में होती थी, डिफाइंस। किसी भी चीज के, कन्वेंशनल चीज को डिफाई करके
और अपनी राजनीति करना उनके रग रग में भरा हुआ था। धरती पुत्र तो इसलिए थे कि वो हकीकत थी, वो गांव के एक बिल्कुल मामूली गांव, बहुत ही बिल्कुल अनडेवलप्ड विलेज, जहां सैफई जो था जिसको उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया। सैफई अगर आज आप देखिए तो एक अच्छा डेवलप्ड टाउन दिखता है। वहां जिस तरीके का उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया, वो आज मेडिकल इंस्टीट्यूट है, और उनके लिए जो रेजिडेंसेस बनाए डॉक्टर्स के लिए, जिससे लोग वहां रहे नहीं तो वहां जाए, वो उस तरीके के जैसे गुड़गांव के टॉप क्लास कंट्री विलास है। और बिल्कुल तो अनबिलीवेबल है। वहां के जो स्कूल इन्होंने बनाया उसमें आज से 10 साल पहले स्मार्ट क्लासेस थे। तो बहुत ही ये बड़ी सराहनीय बात है। और बिल्कुल शरद जी, आप सही कह रहे हैं। और आज 2005 में मैंने उनके साथ कार्यक्रम सैफे में किया था। वो जब दोबारा रिले हुआ तो एकदम वो तमाम तस्वीरें आ गई, क्योंकि वहां पे जो स्टेडियम है वो हमारे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जितना बड़ा है। वहां पे जो गेस्ट के लिए एक होटल सा था रहने के लिए, वो 5 सितारा होटल से कम नहीं। और जो अस्पताल था वो तो वाकई में अपोलो और एम्स जैसा था। हालांकि उस समय कमियां थी कुछ, जो मुख्यमंत्री से सवाल जब लोगों ने करे थे तो कमियां थी कि भाई डॉक्टर नहीं है या पोषक खाना नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने तुरंत उसका निवारण भी किया। नीरजा जी, मैं अगर आपके पास आऊं, आपने तो कई बार उनसे मुलाकात की, आज मन में क्या भाव? यादव को इतिहास कैसे याद रखेगा, आगे की पीढ़ियां कैसे याद रखेंगी। और एक जो मेरे मन में आया है कि उसका हिंदी मुझे ट्रांसलेशन याद नहीं आ रहा है, कि वो बैकवर्ड पॉलिटिक्स की प्रिजाइडिंग डेटी थे उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। और उनकी पॉलिटिक्स की वजह से उन्होंने रीजनल पार्टी अपनी बनाई, और भी उस पॉलिटिक्स की वजह से रीजनल पार्टी बनी देश भर में। कोएलिशन ईरा हुआ, 25 साल वो कोएलिशन ईरा चला देश में। और फिर भी मुलायम सिंह, आपने सही कहा, सैफई में जो उन्होंने विकास किया, सैफई का, वहाँ से मैनपुरी इटावा का, वहाँ से उत्तर प्रदेश का, और फिर नेशनल लेवल पे जो ऊंचाइयाँ उन्होंने हासिल की, मतलब वो तो 96 में प्रधानमंत्री होते होते रह गए। मुझे याद है हरकिशन सिंह सुरजीत, सीपीएम के नेता जो थे, वो सब तय करके गए थे यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनेगी, मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री होंगे। फिर वो मॉस्को चले गए और उनके जाने के बाद चीज़ें उलट पुलट हो गई, और फिर उसके बाद तो देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर थे, एपीजे अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो एक फाइनली जो चीज़ मैं कहना चाहूँगी ना, वो मैस लीडर थे। जहां जहां रहे उन्होंने लोगों को अपने साथ जोड़ा, और एक स्ट्रीट फाइटर थे। रेसलर तो थे ही, शुरुआत में समाजवादी आंदोलन से शुरुआत हुई थी, लेकिन एक स्ट्रीट फाइटर थे, ये उनकी पहचान थी। और मुझे लगता है ऐसे ही हम उनको याद रखेंगे। बिल्कुल। और संक्षेप में मैं सिर्फ यही, क्योंकि जिस तरह से आज मौका इस तरह से है, उनको जो जमीन का नेता कहा जा रहा है, और हमने देखा परिवार में किस तरह से हुआ, और जब चाचा और भतीजे में लड़ाई हुई और कैसे उनके लिए बड़ी मुश्किल की परिस्थिति थी, लेकिन फिर भी राह उन्होंने निकाली। शरद जी एक चीज, जी क्विकली जी। मैं आपको एक चीज, उनकी और खास क्वालिटी थी जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने भी देखी, कि उनमें ये नहीं था जो आज की राजनीति के में नहीं दिखता है, कि अगर किसी ने उनका विरोध किया या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी तो वो दुश्मन नहीं बन जाता था। पर्टिकुलरली मीडिया के रिलेशन में अगर आपने उनके खिलाफ लिखा, उनके खिलाफ बोला या कुछ ऐसा किया, तो वो उसको आपको दुश्मन नहीं बना लेते, जो आज की डेट में हो गया है। आलोचना करना जो है दुश्मनी मानी जाती है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने एक PIL करी सुप्रीम कोर्ट में, उनके द्वारा अपॉइंट किए गए चीफ सेक्रेटरी, जिनके बारे में तमाम एलिगेशंस थे करप्शन के, और सुप्रीम कोर्ट की वजह से उनको हटना पड़ा। उन्होंने जब पेंडिंग थी मेरी PIL, तो उन्होंने मुझे बुलाया और समझाने की कोशिश करी कि भाई किसी तरीके से परसुएट करने की वापस ले लो। मैंने मना कर दिया, लेकिन उसके बावजूद आप सोचिए रात के 11:30 बज रहे थे और वो मुझे अपने घर के पोर्टिको तक छोड़ने आए। जिस काम के लिए उन्होंने बनाया था मैंने साफ मना कर दिया। उसके बाद मैंने कहा भी नहीं आप, बोले नहीं आप कहाँ है। और बाहर जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा, उन्होंने कहा आपकी गाड़ी कहाँ? हमने कहा बाहर है। तो बोले नहीं आप रुकिए, गार्ड को बोला जाओ साहब की गाड़ी अंदर ले। मैंने कहा मैं सामने गेट है, मैं चला जाऊंगा। तो ये जो चीज है, ये जो है आज के नेताओं में आई डोंट थिंक, और आगे चल करके तो और भी नहीं देखने को मिलेगी, कि आप उनके, और वैसे ही होता था उनके खिलाफ आप लिखिए, उनके खिलाफ सवाल, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उल्टे सवाल पूछिए, जो एक जर्नलिज्म में जरूरी है।
लेकिन उससे ये नहीं होता, नाराज होते थे वो, लेकिन ये नहीं था कि अब आपसे दुश्मनी हो गई। बिल्कुल। और अंत में नीनीर, अंत में उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या असर पड़ेगा उनके जाने से? देखिए, अभी तो मुझे याद है एक सीनियर नेता ने कहा था, यूपी के, अभी जो यूपी के चुनाव हुए हैं, बीजेपी के नेता ने उससे पहले कहा था कि अगर मुलायम सिंह यादव इस समय एक्टिव होते तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जानी थी। हाँ। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। और मुलायम सिंह यादव का अखिलेश यादव को बनाना भी, बहुत नेता, कम नेता हैं जो अपने जीते जी बना देते हैं। पर एक छत्र छाया थी, जैसा कि कहा अभी कि शिवपाल यादव के साथ मनमुटाव हुआ तो डांट भी देते थे, चाचा के पैर छुओ, मतलब ठीक ठाक करते थे, सब चीजों को सलट देते थे। वो छत्र छाया आज यूपी से तो उठ गई है, पर अखिलेश यादव से भी उठ गई है। अब देखने लायक चीज होगी कि उसका कितना असर होगा। बिल्कुल। आप दोनों जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में हम श्रद्धांजलि देते हैं मुलायम सिंह यादव को और देश की बात कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और अब अगली खबर हम दिल्ली से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा फिर से विवादों में घिरे हैं। उन्होंने हत्या के एक मामले में बात बात में विवादित और भड़काऊ बयान दे दिया है, जो हेट स्पीच की श्रेणी में आ जाता है। विपक्ष कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है। दिल्ली की सियासत इससे अब गर्मा गई है। एक रिपोर्ट। ये दिल्ली के पढ़े लिखे सांसद हैं प्रवेश वर्मा। दिल्ली से ये पिछली बार सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ने और फिर MBA करने के बाद भी वो नफरती सबक देने से आगे नहीं जा पाए। वो दिलशाद गार्डन में VHP के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। जहाँ जहाँ ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूँ अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। और मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना, बस ये इनका इलाज है। मामले को तूल पकड़ता देख दिल्ली पुलिस ने औपचारिक कार्रवाई शुरू कर दी। स्थानीय थाने में धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें थाने से ही बेल मिल जाती है। आरोप बिना इजाजत रैली करने का है। अब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्वीट में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। ये बीजेपी सांसद मंच से खुलेआम मुसलमानों के पूर्ण बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। नफरत भड़काने के लिए इनकी जगह जेल में है। मीटिंग सरकारी अनुमति पुलिस की मौजूदगी में हुई। दिल्ली पुलिस कब एक्शन लेगी? मोदी जी कब तक ऐसे ही नफरत फैलाते रहेंगे? AIMIM नेता असुद्दीन ओवैसी ने शेयर करते हुए PM मोदी को निशाने पर लिया है। भाजपा RSS का सांसद देश की राजधानी में खुली सभा में मुसलमानों के बहिष्कार करने की शपथ ले रहा है। RSS के मोहन भागवत ने कहा था कि मुसलमानों में झूठा डर फैलाया जा रहा है। सच तो यही है कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया है। दिल्ली CM और अमित शाह दोनों ने ही चुप्पी साध ली है। दिल्ली में सरकार चला रही आप इस मामले में भी चुप है और बीजेपी के सूत्र की दलील है कि प्रवेश वर्मा के बयान को हेट स्पीच नहीं माना जा सकता। जब कभी केंद्र सरकार से जुड़े हुए नेता कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना होता है कि वो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, लेकिन इस बार बयान जो है वो उनके सांसद ने दिया है। प्रवेश वर्मा का ये पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी वो 2 बयानों को लेकर विवादों से घिरे रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस बार फिर से धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है। यानी जो आयोजक हैं उनके खिलाफ तो FIR हुई है, सांसद के खिलाफ नहीं हुई है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। और देश की बात में आगे, लगातार बारिश और बाढ़ से कई इलाके बेहाल। यूपी के बलरामपुर के इलाके में लोग बेहाल, तो गुरुग्राम में लगातार बारिश से पानी भरा, जिसमें डूबने से 6 बच्चों की मौत हो गई।
देश की बात में अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की। बलरामपुर में राप्ती नदी पूरे उफान पर है। बलरामपुर जिले के तकरीबन 350 गांव को राप्ती नदी ने अपनी चपेट में ले लिया है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और सबसे ज्यादा असर बलरामपुर सदर, जहां जिलाधिकारी कार्यालय है, एसपी ऑफिस है, विकास भवन है, जिला अस्पताल सहित कई मोहल्लों में पानी घुस गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह। बलरामपुर जिले में राप्ती नदी अपने पूरे उफान पर है। हालत यह है कि उसका कहर जो है तकरीबन बलरामपुर के 350 के आसपास गांव में उसका कहर नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो है वो उसका कहर जो है वो बलरामपुर सदर तहसील में दिखाई पड़ रहा है, जहां जिलाधिकारी ऑफिस हो या एसपी ऑफिस हो, विकास भवन हो या जिला अस्पताल हो, उन सब जगह जो है वो राप्ती का पानी जो है वो पहुंच गया है। और इसकी वजह से जो सदर तहसील के जो सिविल लाइंस, करबला जैसे जो मोहल्ले हैं, उन मोहल्लों के अंदर भी पानी चला गया है, जिसकी वजह से सैकड़ों जो है वो घर जो है वो राप्ती नदी का पानी उन घरों में प्रवेश कर गया है। हालात या ये है कि जो नेशनल हाईवे 730 है उसमें तकरीबन जो है वो आप कह सकते हैं 2 फुट से ऊपर जो है वो राप्ती नदी का पानी बह रहा है। बलरामपुर बहराइच मार्ग और बलरामपुर उतरौला मार्ग भी उसका आवागमन बंद कर दिया गया है, जिससे ट्रकों की एक लंबी लाइन खड़ी हो गई है। और यही नहीं है, बलरामपुर के जो कोड़री घाट के पास जो एक पुल बना हुआ है राप्ती नदी पर, जो अप्रोच है वो धंस गया है, जिसके धंसने की वजह से तकरीबन 5 लाख की आबादी जो है वो प्रभावित हो गई है। और अगर बलरामपुर के खेती की बात करें तो तकरीबन 80,000 हेक्टेयर के जो खड़ी फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। यानी आप कह सकते हैं कि राप्ती नदी का जो गुस्सा है वो बेहद ज़्यादा हो चुका है। और इस तरीके की बाढ़ जो है वो बलरामपुर के लोगों ने अभी निकट भविष्य में नहीं देखा था। माना जा रहा है कि ये जो है पानी जो है कुछ पहाड़ी नालों की वजह से और जो है वो नेपाल में ने कुछ डैम का पानी छोड़ने की वजह से इस तरीके का राप्ती नदी में पानी का उफान आया है। हाल फिलहाल के समय में इस तरीके का नहीं था, पानी का उफान नहीं देखने को मिला था। और इसकी वजह से जो है इस बाढ़ की वजह से पूरी तरीके से जनजीवन जो है वहाँ का ठप हो गया है। एनडीआरएफ की टीम बुला ली गई है। एनडीआरएफ की टीम लोगों की मदद करने में जुटी हुई है। प्रशासन अपनी तरफ से मदद कर रहा है, क्योंकि ये बेमौसम जो है वो एक तरीके की आप बाढ़ कह सकते हैं। आमतौर पर अक्टूबर के महीने में इस तरीके से बाढ़ देखने को नहीं मिलती है। तो ये बाढ़ का कहर है और ये कब तक रहेगा ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिलहाल प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। बलरामपुर से सलीम के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और आपको बता दें, दिल्ली और एनसीआर जो पिछले 2 दिनों से बारिश यहां पर हो रही है लगातार, उससे कई हादसे भी हो रहे हैं। गुरुग्राम में बारिश के पानी में डूबने से 6 बच्चों की मौत हो गई, जबकि दिल्ली में एक मकान गिरने से 3 लोगों की जान चली गई और 9 लोग घायल हो गए। रविवार दोपहर गुरुग्राम के सेक्टर 111 में यहीं पर 6 बच्चे नहाने के लिए पानी में उतरे। दरअसल एक बिल्डर की खाली जमीन पर बारिश का पानी भर गया था। 8 साल से 11 साल के बच्चे इसी पानी में डूबने लगे तो चीख पुकार मच गई। इसके बाद प्रशासन ने गोताखोरों को बुलाया। ये न्यू पालम विहार में शंकर विहार का एरिया और ये M3M का एरिया है। ये M3M की जगह है और इनकी बहुत बड़ी लापरवाही है। ना यहाँ पे कोई गार्ड है, ना कोई देखने वाला है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ के उन्होंने तालाब में नहाए हैं। करीब 4 घंटे चले ऑपरेशन के बाद सभी बच्चों के शव मिले। सभी बच्चे पास की शंकर विहार कॉलोनी के रहने वाले थे। 6 घरों के चिराग एक साथ बुझने पर हर कोई सदमे में है। एक बात कोई बात हम शांति करो भाई, सारे हड़े मिलेंगे कोई ना भाई। कुछ बच्चे भागते दिखे हैं, उसका तरफ बचाओ, ये दुआ करो। बिल्कुल ठीक है। प्राइमा फेसी जो मिली है सूचना, उसमें ये जो लगभग 5-7 एकड़ का जो एरिया है, इसमें कुछ बीच में गड्ढे हैं और बारिश का पानी इसमें इकट्ठा होने से बच्चे इसमें नहाने के लिए गए थे और अचानक से जब गड्ढा मिला तो उसमें उनकी डूबने से मृत्यु होने का जो ये प्राइमा फेसी मिला है। फिर भी इसमें आगे जो भी पुलिस एक्शन बनेगा, डीसीपी साहब मेरे साथ हैं, जांच की जाएगी और उसमें जो कोई कार्रवाई आगे बनेगी वो करेंगे। फिलहाल मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बिल्डर की जमीन पर
बरसाती पानी इस हद तक कैसे भरा, इसकी जांच की जा रही है। ये इलाका द्वारका एक्सप्रेसवे से सटा हुआ है और यहाँ कई बिल्डर निर्माण कार्य करवा रहे हैं। मृतक बच्चों के परिवारों को हरियाणा सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। बारिश के पानी में डूबकर 6 बच्चों की मौत के बाद अब जगह जगह जहां पर बारिश का पानी भरा है वहां इस तरह के बोर्ड लगा दिए गए हैं। अगर ये कार्रवाई पहले होती तो शायद बच्चों की जान बच जाती। अब इस हादसे की जांच जारी है, जिससे साफ होगा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है। गुरुग्राम से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे ले चलेंगे आपको। महाराष्ट्र शिंदे गुट ने अपनी पार्टी के लिए दिए हैं कौन से नाम, बताएंगे। तो सीधे हम कर्नाटक से आपको जानकारी दे रहे हैं। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, 12वां दिन है और इस राहुल गांधी को यहाँ पर हिरियूर के पास नेताजी के निधन की खबर मिली थी, मुलायम सिंह यादव जी के गुजर जाने की। तो उन्होंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी और न सिर्फ मौन रखा बल्कि मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर पर पुष्प के अर्पित किए, जिसके बाद यात्रा आगे बढ़ी। इन दिनों राहुल गांधी पिछले 11 दिनों से ये यात्रा कर्नाटक में है। भारी बारिश के बावजूद ये यात्रा आगे बढ़ रही है। और आइए सीधे चलते हैं महाराष्ट्र। सूत्रों के मुताबिक खबर मिल रही है कि शिंदे गुट ने अपनी शिवसेना के लिए चुनाव आयोग को 3 नाम दे दिए हैं। ये हैं शिवसेना बाला साहेब ठाकरे, बाला साहेब वांची शिवसेना इत्यादि। और चलते हैं अपने सहयोगी सोहित मिश्रा के पास, उनके पास चलते हैं। और सोहित, आपसे यही कि अब ये जो नाम है इसकी सियासत हो रही है, क्या है अब ताज़ा अपडेट क्या है दोनों पक्षों की तरफ से? जी देखिए, अभी कल तक हुआ ये था कि जो उद्धव ठाकरे का जो खेमा है, जो उनका फैक्शन है, उनकी ओर से 3 नाम और सिंबल दे दिए गए थे और आज दोपहर 2 बजे तक का समय था जब दोनों गुटों को अपना अपना नाम और सिंबल देना था। तो आज जो ठाकरे फैक्शन है, जो शिंदे फैक्शन है, उन्होंने भी अपने ओर से 3 नाम और 3 सिंबल दे दिए। अब इसमें दिक्कत यह है कि जो 3 सिंबल उन्होंने दिए हैं उसमें से 2 सिंबल वही हैं जो उद्धव ठाकरे गुट ने भी दिए हैं। मसलन के तौर पर उद्धव ठाकरे ने जो 3 सिंबल दिए थे वो था मशाल, त्रिशूल और उगता हुआ सूरज। जो एकनाथ शिंदे ने 3 सिंबल दिए हैं उसमें है त्रिशूल, उगता हुआ सूरज और जो तीसरा है वो है गदा। तो इस तरह से दोनों गुटों की ओर से कुल मिला के जो सिंबल दिए गए हैं उसमें से 2-2 सिंबल एक ही तरह से हैं। जो नाम भी दिए गए हैं मैं आपको बता दूं, उसमें भी बाला साहेब ठाकरे का नाम दोनों गुटों ने इस्तेमाल किया हुआ है। जो उद्धव ठाकरे गुट है उन्होंने जो 3 नाम दिए हैं, पहला नाम है शिवसेना बाला साहेब ठाकरे, दूसरा नाम है शिवसेना बाला साहेब प्रबोधनकार ठाकरे और तीसरा नाम है शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे। तो आज जो शिंदे गुट की ओर से जो 3 नाम दिए गए हैं, अगर उस पर आप देखें तो पहला नाम है बाला साहेब ठाकरे, दूसरा नाम है बाला साहेबाची शिवसेना और तीसरा नाम है शिवसेना बाला साहेबाची। तो इस तरह से जो 3 नाम दिए हैं उसमें भी बाला साहेब ठाकरे का जिक्र दोनों तरफ से किया गया है। अब इसमें चुनाव आयोग को ये फैसला करना है कि कौन से गुट को क्या नाम और क्या सिंबल दिया जाता है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज ही ये जो फैसला है वो दे दिया जाएगा। देखिए, अंधेरी ईस्ट का जो चुनाव है उसके लिए 14 तारीख आखिरी तारीख है जब नामांकन भरना है और जो उद्धव ठाकरे गुट है उनकी ओर से यहाँ पर प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहा है। तो 14 तारीख से पहले उन्हें बताना है कि उनके पार्टी का क्या नाम है, वो कौन से चुनाव चिन्ह पर ये चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो इसलिए चुनाव आयोग को जल्द से जल्द इस पर फैसला देना होगा। वहीं दूसरी ओर जो उद्धव ठाकरे गुट है वो चुनाव आयोग की ओर से जो फैसला लिया गया है उस पर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये काफ़ी बायस्ड फैसला है। उनका कहना उन्हें ना ही समय दिया गया, ना ही उनसे कई सारे दस्तावेज लिए गए और जब एकनाथ शिंदे आने वाले जो उपचुनाव है अंधेरी का वो लड़ ही नहीं रहे हैं, तब ऐसे समय में पार्टी का नाम और सिंबल को फ्रीज करने की ज़रूरत क्या थी। इसलिए वो दिल्ली हाईकोर्ट भी गए हैं चुनाव आयोग की ओर से जो फैसला लिया गया है उस पर स्टे लगाने के लिए। तो काफ़ी अहम है क्योंकि 14 तारीख से पहले नामांकन क्योंकि भरना है,
तो उसमें क्या नाम होगा, क्या पार्टी सिंबल होगा, ये खुद उद्धव ठाकरे को नहीं पता है। और ये अंधेरी ईस्ट का जो उपचुनाव है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके बाद बीएमसी चुनाव होने वाले हैं। तो जो भी ये चुनाव जीतेगा वो एक धारणा बनाने में कामयाब रहेंगे कि आखिर वो अभी भी ताकतवर हैं और उद्धव ठाकरे के सामने इस चुनाव में बीजेपी अपने प्रत्याशी को उतारने जा रही है। इसलिए जो सिंबल है और साथ ही साथ जो पार्टी का नाम होगा ये काफ़ी अहम होगा। इसलिए जो दोनों गुट हैं वो आमने सामने चुनाव आयोग के यहाँ पर भी हैं और अब चुनाव आयोग के खिलाफ उद्धव ठाकरे दिल्ली हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुके हैं। बिल्कुल सोहित, बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो वहाँ पर बाला साहेब ठाकरे के नाम पर भी एक तरह से युद्ध भी चला हुआ है। अब वाकई देखना होगा चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है। एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद देश की बात में आपको बताएंगे बुलेट ट्रेन का जो काम है वो किस गति से आगे बढ़ रहा है। तो आपको बता दें, मुंबई से अहमदाबाद की दूरी कम करने के लिए देश की पहली बुलेट ट्रेन का सपना आकार अब लेने लगा है। एक तरफ जहां गुजरात में 98.8% तो महाराष्ट्र में भी 95% ज़मीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के धाम साबरमती में उसके लिए बन रहा पहला बुलेट रेल स्टेशन और वहां कनेक्ट होंगे ट्रांसपोर्ट के सभी मोड। ये बताया जा रहा है तकरीबन 1 लाख करोड़ लागत वाली मुंबई से अहमदाबाद की 508 किलोमीटर दूरी तक की यह हाई स्पीड रेल परियोजना साकार होने लगी है, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।